गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे और फर्स्ट क्वेश्चन स्क्यूनेस का मीनिंग और उसके टाइप्स देखे थे। पैम्पलेट के अंदर थोड़ी जगह दी हुई थी ब्लैंक, वहाँ पे आपको 3 कर्व ड्रॉ करना था, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्टेट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस मतलब मेथड्स ऑफ स्क्यूनेस। तो मेथड्स ऑफ स्क्यूनेस 2 मेथड, कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड बाउलिस मेथड। तो कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड बाउलिस मेथड दोनों हमने डिस्कस कर लिए। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखना, उसके अंदर स्टार्टिंग हमने मेथड से किया था, कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड बाउलिस मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी डन, हमने क्वेश्चन नंबर 2 पहले से कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पैम्पलेट के अंदर आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। डिस्पर्जन और स्क्यूनेस का डिस्टिंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या डिफरेंस लिखना है। तो वो कोई नेसेसरी क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। अब आगे जाएंगे आप पैम्पलेट के अंदर, तो आपको थियरी फिर से मिलेगी। 43 नंबर एमसीक्यू खत्म हो रहा है, उसके बाद फिर से थियरी शुरू हो रही है। उसका टाइटल दिया हुआ है मोमेंट्स एंड कर्टोसिस। मोमेंट्स एंड कर्टोसिस का टाइटल है। तो मोमेंट्स एंड कर्टोसिस के टाइटल में क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइंड मोमेंट्स। तो 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए थे, सॉरी 3 क्वेश्चन। डिफाइंड मोमेंट्स मतलब मोमेंट्स का डेफिनेशन लिखना है। तो मोमेंट्स का दूसरा नाम था सेंट्रल मोमेंट्स, मोमेंट्स अबाउट मीन। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डन, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, वो आज हम देखेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन बाकी है। व्हाट आर द objectives of moments। मोमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स कौन से? ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, पर्पस हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। What is the objective of calculation of moments? मोमेंट्स कैलकुलेट करने के ऑब्जेक्टिव्स कौन से? हेतुओ कया छे? यूज ऑफ मोमेंट्स उपयोगो कया छे? पर्पस ऑफ मोमेंट हेतु कयो छे? और एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट्स, यूज आ सकता है, एप्लीकेशन भी आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, ऑब्जेक्ट्स, यूज और एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट। मोमेंट्स के एप्लीकेशंस कौन से हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले मोमेंट्स के यूज कौन से हैं? तो सबसे पहले टू कैलकुलेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट से। ये कहाँ था? तो ऐसा था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें से मीन फाइंड कर सकते हैं AM, दैट इज एक्स बार। एक्स बार इक्वल टू क्या लिखा था उसका फॉर्मूला? A plus mu dash 1। तो सबसे पहला पॉइंट, द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज मीन। मोमेंट्स आर यूज्ड, मोमेंट्स નો ઉપયોગ થાય છે, मोमेंट्स आर यूज्ड टू नंबर 1 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए मोमेंट्स का यूज होगा। दैट इज, उसमें से क्या फाइंड कर सकते हैं हम? AM और मीन। AM और मीन, उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम x बार इक्वल टू A प्लस म्यू डैश 1। तो फॉर्मूला
पैम्पलेट के अंदर नहीं दिया है, आप लोग लिख देना। द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज मीन, इतना दिया हुआ है, वहां लिख देना दैट इज एम मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए प्लस म्यू डैश 1। समझे? नेक्स्ट पॉइंट क्या फाइंड कर सकते हैं? तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता था, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन क्यों फाइंड करते हैं? तो डेटा की वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए। तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी दैट इज डिस्पर्जन फाइंड कर सकते हैं। वेरिएबिलिटी डिस्पर्जन दोनों सेम वर्ड, प्रसार शोधी शकाय माहितीનું। तो वेरिएबिलिटी या डिस्पर्जन के अंदर से कौन सा मेजर हम फाइंड कर सकेंगे? तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। सिग्मा कैसे मिलता है? तो अंडर रूट म्यू टू का रूट निकालने से स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरणનો પ્રસાર જાણી શકીએ, that is dispersion એટલે પ્રસાર જ, that is करके लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन SD सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट म्यू टू का रूट निकालने से हमको क्या मिलेगा? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन मिलेगा, जिसको कि स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। देन थर्ड पॉइंट, एसिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड पॉइंट, एसिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्क्यूनेस कहते हैं इसको, विषमता शोधी सकिए। अब ये एसिमेट्री कैसे मिलेगी? तो याद करो, μ3 अगर 0 है तो हम लिखते थे नो स्क्यूनेस। μ3 का वैल्यू पॉजिटिव है तो लिखेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस, और μ3 का वैल्यू नेगेटिव है तो लिखेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस। मतलब ऐसा कि हम μ3 फाइंड कर सकते हैं, μ3 की वजह से स्क्यूनेस जानने को मिलेगी। स्क्यूनेस 0 है या स्क्यूनेस पॉजिटिव है या स्क्यूनेस नेगेटिव है। ओके, तो स्क्यूनेस इक्वल टू क्या लिखेंगे? μ3। देन फोर्थ पॉइंट में क्या फाइंड करेंगे हम? कर्टोसिस। तो कर्टोसिस की डेफिनेशन हमने देखी थी, फिर इन द ब्लैंक के अंदर आया था या एमसीक्यू के अंदर आया था। वीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। जो नॉर्मल कर्व है उससे ज्यादा हाइट वाला होगा तो लेप्टोकर्टिक, जो नॉर्मल कर्व है उसको कहेंगे मेसोकर्टिक, और जो नॉर्मल से फ्लैट टॉप्ड है, नीचू छे, ऊंचाई ओછી છે नॉर्मल करता, तो उसको हम कहेंगे प्लेटिकर्टिक, दैट इज β2 <3। ओके, तो पिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व दैट इज कर्टोसिस हम फाइंड कर सकते हैं। पिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व, पिकनेस या फ्लैटनेस ऑफ द कर्व फाइंड कर सकते हैं, दैट इज करके लिखेंगे कर्टोसिस, और कर्टोसिस मतलब μ4। कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस मतलब β2, लेकिन कर्टोसिस का मतलब क्या होता है? μ4। तो ये चार उसके यूज है, ऑब्जेक्ट्स है, पर्पस, एप्लीकेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, ऑब्जेक्ट्स, यूज एंड एप्लीकेशंस, 4 पॉइंट। मोमेंट्स आर यूज्ड टू, मोमेंट्स का यूज होगा, किस में होगा? सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज एम एरिथमेटिक मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस म्यू डैश 1। दूसरा वेरिएबिलिटी हम फाइंड कर सकेंगे, मतलब कि डिस्पर्जन फाइंड कर सकेंगे, एसडी सिग्मा अंडर रूट म्यू। देन एसिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस, गुजराती में એને આપણે વિષમતા કહેતા હતા, μ3, एंड लास्ट पिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व, वक्रनी ऊंचाई जानवा माटे दैट इज कर्टोसिस μ4। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिख लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल मोमेंट्स की डेफिनेशन थी, वो मैंने बुक के अंदर ऑलरेडी लिखा दिया है। सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोमेंट्स है, वो मैंने बोर्ड पे डिस्कस किया। थर्ड क्वेश्चन है रो मोमेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या है? रो मोमेंट्स। तो रो मोमेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है फॉर्मूला के टाइम पे, देख लेना उसके अंदर। फिर फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड रो मोमेंट्स। तो यहाँ पे फिर जगह दी हुई है आंसर लिखने के लिए, तो वहां 4 फॉर्मूला लिख देना। कौन से 4 फॉर्मूला लिखना है? रो टू सेंट्रल, रो से सेंट्रल में जाने वाले 4 फॉर्मूले हमने लिखे थे। कौन से 4 फॉर्मूले? पहला μ1 μ-1 माइनस μ-1, दूसरा μ2 μ-2 माइनस μ-1 स्क्वायर,
आपको अच्छी तरह से पता है कौन से 4 फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं। रो को सेंट्रल में जो कन्वर्ट करने वाले 4 फॉर्मूले थे, मैंने 2 बताए आपको, देन μ3 का लिखना है, μ4 का लिखना है। तो ये 4 फॉर्मूले आपको यहाँ जहाँ जगह दिख रही है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये जगह दिख रही है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख देना है। ओके, ये 4 पॉइंट ना। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे, कर्टोसिस। पहले बोर्ड पे जितना दिख रहा है उतना लिख दो, वीडियो को पॉज करके, फिर आगे लास्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कर्टोसिस। तो कर्टोसिस क्या है? तो हमने डेफिनेशन देखी थी एमसीक्यू के अंदर या फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। थिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व इज नॉन एज कर्टोसिस। थिकनेस या फ्लैटनेस, थिकनेस मतलब नॉर्मल से ज्यादा हाइट, फ्लैटनेस मैं बार बार बता रहा हूं ये नॉर्मल से कम हाइट, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कर्टोसिस कहते हैं। नॉर्मल से ज्यादा हाइट रहेगी तो हम उसको कहेंगे लेप्टोकर्टिक, दैट इज β2 ग्रेटर देन 3। नॉर्मल हाइट रहेगी तो उसको कहेंगे मेसोकर्टिक, β2 इक्वल टू 3। और नॉर्मल से कम हाइट वाला कर्व अगर हमको मिल रहा है तो हम उसको कहेंगे प्लेटिकर्टिक, β2 लेस देन 3। किस तरह से मैं बता रहा हूं, देखो ये हम फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो पहले मैंने कर्व ड्रॉ किया ये नॉर्मल कर्व है, यहां β2 इक्वल टू 3 मिलेगा तो हम लिखेंगे मेसोकर्टिक। देखना बराबर, अब नॉर्मल से ज्यादा हाइट वाला कर्व है, नॉर्मल था ना ये, उससे ज्यादा हाइट है तो इसको हम कहेंगे β2 ग्रेटर देन 3, दैट इज लेप्टोकर्टिक। ना नॉर्मल से कम हाइट है, ये नॉर्मल आपको ड्रॉ किया है वो दिख रहा है, उससे कम हाइट वाला कर्व है, देखें नॉर्मल से कम हाइट वाला कर्व है, तो ये जो दिख रहा है इसको हम कहेंगे β2 लेस देन 3 विच इज प्लेटिकर्टिक, ठीक है। β2 इक्वल टू 3 नॉर्मल, मेसोकर्टिक, नॉर्मल से ज्यादा β2 ग्रेटर देन 3 लेप्टोकर्टिक, नॉर्मल से कम नीचू β2 लेस देन 3 प्लेटिकर्टिक, ठीक है। तो कर्टोसिस इज व्हाट? थिकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व, वक्रनी ऊंचाई। ओके, चलो अंदर देखते हैं। द एक्सप्रेशन कर्टोसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ द कर्व, વક્રની ઊંચાઈ દર્શાવે છે। કર્ટોસિસ refers to degree of flatness or thickness, flatness मतलब नीचू, thickness मतलब ऊंचू, in the region about mode of a frequency curve। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो मोड से कितना ज्यादा हाइट वाला है कितना कम हाइट वाला है वो बताने के लिए कर्टोसिस फाइंड करते हैं। द नॉर्मल कर्व, अ कर्व हैविंग अ रिलेटिवली हाई पीक, नॉर्मल कर्व के साथ कंपैरिजन करना है। अब अ कर्व हैविंग अ रिलेटिवली हाई पीक मतलब ज्यादा ऊंचाई, नॉर्मल कर्व से ज्यादा ऊंचाई है उसकी कर्व की, देन द नॉर्मल कर्व इज सेड लेप्टोकर्टिक, नॉर्मल से ज्यादा हाइट है तो उसको कहते हैं लेप्टोकर्टिक। ऑन द अदर हैंड अ कर्व विच इज वेरी फ्लैट टॉप्ड मतलब नीचू है, देन द नॉर्मल कर्व करता વધારે નીચું છે, इज कॉल्ड प्लेटिकर्टिक, उसको हम प्लेटिकर्टिक कहेंगे। द नॉर्मल कर्व विच इज नाइदर हाई पीक नॉर वेरी फ्लैट टॉप, जो ज्यादा ऊंचाई वाला नहीं है या कम ऊंचाई वाला भी नहीं है, नॉर्मल है, देन इट इज कॉल्ड मेसोकर्टिक, उसको हम क्या कहेंगे? मेसोकर्टिक कहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको लिख देना है और उसके नीचे यहाँ पे जगह दिख रही है, देखो
पैम्पलेट के अंदर ये कर्टोसिस वाला क्वेश्चन है, उसके नीचे यहाँ पे जगह दिख रही है, वहां पे ये डायग्राम आपको ड्रॉ कर देना है, फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना है। नॉर्मल हाइट वाला मेसोकार्टिक, उससे ज्यादा हाइट वाला कर्व मिले तो लेप्टोकार्टिक, उससे फ्लैट टॉप्ड मिले नीचू मळे तो लखीशु प्लेटिकार्टिक। ठीक है, तो यहाँ आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर के सभी फॉर्मूलेस, सभी मेथड्स, एमसीक्यूज, थियरी नाउ कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। बाय एवरीवन।